नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम जारी की गई है, जिसके तहत अब केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, जो कि एनपीएस की स्कीम में संभव नहीं हो पा रहा था। और एनपीएस की स्कीम मार्केट ड्रिवन होने की वजह से सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के जैसे पेंशन नहीं मिल रही थी, जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों में काफी रोष था। साथ ही जहां-जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट स्टेट में आई थी, जैसे कि राजस्थान में, कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में, वहां उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी। हालांकि वो स्कीम अभी पूरी तरह से कितनी लागू हुई ये तो अभी मालूम नहीं, लेकिन उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया था, तो वो देर सवेर लागू तो हो ही जाएगी। साथ ही 2024 के चुनाव में भाजपा जो 400 पार सीट की बात कर रहे थे, वो नहीं मिल पाई। और यही नहीं, उनको अकेले सरकार बनाने के भी लाले पड़ गए थे, की वजह से उनको अब गठबंधन सरकार बनानी पड़ी जनता दल यू और तेलुगु देशम की मदद से। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि एनपीएस की स्कीम एनडीए गवर्नमेंट ने ही 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू की थी, 1 अप्रैल 2004 से। और उस स्कीम के तहत न्यू पेंशन स्कीम जब लागू की गई थी, तो उसमें जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट केवल 10% कर रही थी। और जब उस स्कीम के तहत कुछ लोग रिटायर होने शुरू हुए, तो उन्होंने जब देखा कि मार्केट के हिसाब से उनको पेंशन बहुत कम मिल रही है, तो काफी लोगों में उसके लिए रोष था। साथ ही अभी ये बताना मुश्किल हो जाता है कि जिस दिन कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा, उसको एनपीएस के तहत कितनी पेंशन मिलेगी। इन सभी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों में काफी रोष था, और वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बार बार आग्रह कर रहे थे। जबकि भाजपा सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू तो नहीं करना चाहती, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो सरकार की लायबिलिटी होती है, जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो पूरी की पूरी अनकवर्ड होती है। उसके लिए गवर्नमेंट को हर साल फिर प्रोविजन बनाना पड़ता है। लेकिन इस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अनाउंस किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, और उसके जो बेसिक फीचर्स हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा, और मैं डिटेल में भी बताऊंगा कि इनका किस ढंग से लोगों को फायदा होगा। और इससे सबसे पहले तो यही है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार को अपनी जो 2004 में की हुई गलती थी उसको सुधार करना पड़ा, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर इस मुद्दे को अभी सॉर्ट आउट नहीं किया गया, तो जो सरकार की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और अपोजिशन पार्टी इसका फायदा उठा करके अपना अगले इलेक्शन में, उनको ये मालूम है अगले इलेक्शन में यदि हमने इस स्कीम में सुधार नहीं किया, तो इलेक्शन जीतना मुश्किल हो सकता है, और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा अपोजिशन उठा सकता है। हालांकि अपोजिशन के पास कोई प्रूडेंट पॉलिसीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका फायदा उठा सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाना पड़ा एनडीए द्वारा। दोस्तों, आइए उस स्कीम के क्या फीचर्स हैं और उसका क्या फायदा होगा पेंशनर्स को, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूनियन कैबिनेट ने कल शनिवार को 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूवल दे दी, और इसके अंतर्गत अब एश्योर्ड पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, और इस स्कीम के तहत सभी लोग शामिल किए जा सकते हैं। जो यदि एनपीएस में ऑलरेडी हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है, उनसे भी ऑप्शन लिए जाएंगे, क्योंकि ये स्कीम 1 जनवरी 2004 को लागू की गई थी एनपीएस की। जो लोग अभी एनपीएस की स्कीम में है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्कीम आई है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हिमाचल प्रदेश में 2023 में, राजस्थान में 2022 में, छत्तीसगढ़ में 2022 में और पंजाब में भी 2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। और उसकी वजह से अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगातार प्रेशर बन रहे थे, और उन्होंने इलेक्शन
के दौरान भी ये एक्सपीरियंस किया है कि सभी जगह से अपोजिशन हो रही है। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसी भी प्रकार का रिस्क लेने की गुंजाइश नहीं छोड़ी और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अब अप्रूव करके 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का फैसला किया। अब ये सरकार को ये स्कीम क्यों लानी पड़ी, ये इसका मुख्य कारण था कि काफ़ी जगह से प्रेशर आ रहे थे कि ये एनपीएस के मुकाबले कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए जिससे कि एश्योर्ड पेंशन मिले। तो यूपीएस में जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें एश्योर्ड पेंशन मिलेगी एनपीएस के मुकाबले। दोस्तों, इस स्कीम का जो मेजर फीचर है वो ये है कि 50% पेंशन मिलेगी एम्प्लॉयज़ को जो उन्होंने अपने सर्विस के दौरान आखिरी साल के 12 महीने की एवरेज सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी जिन लोगों ने 25 साल की नौकरी कर ली है। दूसरा प्रोविजन इसमें यह भी है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने 10 साल या 25 साल तक के बीच में रिटायरमेंट ले लिया तो उनको उनके सर्विस के अनुसार प्रो रेटा बेसिस पे पेंशन मिलेगी। 25 साल को पूरी पेंशन मान करके उसके बाद जितने कम साल रहेंगे उसके उतना प्रतिशत उसको पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए मिनिमम 10 साल रखा गया है सर्विस को। और इस पेंशन स्कीम के तहत जिन लोगों ने 10 साल की नौकरी के बाद छोड़ दिया उनको मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन तो मिलेगी ही। दोस्तों, किसी व्यक्ति की या पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो उस व्यक्ति के जो डिपेंडेंट हैं, उसके स्पाउस है, उनको पेंशन लास्ट जो ड्रॉन पेंशन है उसका 60% पेंशन मिलेगी। जैसे कि अभी जो सैलरी का 30% है वही पेंशन का 60% हो जाता है। तो इस ढंग से फैमिली पेंशन भी एश्योर्ड रहेगी। अगला जो इम्पोर्टेंट रिलीफ है कि इसमें डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा जो कि एनपीएस स्कीम में नहीं था। एनपीएस में जो फिक्स कॉर्पस होता है उसी के अनुसार पेंशन मिलती है, इसमें डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा और वो ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स के हिसाब से जो कैलकुलेट होता है उस हिसाब से डीआर मिलेगा। इस स्कीम के तहत 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आएंगे और उनको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि इस स्कीम को लागू करें। यदि सभी स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम को लागू कर देंगी तो 90 लाख स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो इस स्कीम का फायदा सभी लोगों को उठाना चाहिए और मेरे ख्याल से इस स्कीम में पेंशनर्स को या एम्प्लॉयज़ को कोई कॉस्ट तो पड़ेगी नहीं, तो इसमें 100% लोग ऑप्शन अपनी दे देंगे इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पुराने लोगों को भी इसमें ऑप्शन दिया जाएगा। दोस्तों, आखिर ये एनपीएस स्कीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये एनपीएस स्कीम तो लागू तो एनडीए गवर्नमेंट ने ही की थी 2004 जनवरी से ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा करके। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम और इस यूपीएस स्कीम में मेजर फर्क यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कोई फंड इत्यादि नहीं थे और उसके लिए हर साल गवर्नमेंट को फंड क्रिएट करना पड़ता था। एनपीएस स्कीम का एक मेजर डिसएडवांटेज ये था कि वो मार्केट ड्रिवन होती थी और उसमें ये पता नहीं चल पाता था कि कॉर्पस कितना क्रिएट होगा और कितना पेंशन मिल पाएगी। लेकिन अब जो ये यूपीएस स्कीम है इसमें 100% श्योरिटी है कि 50% पेंशन दी जाएगी जो कि एनपीएस में संभव नहीं था और डीए का भी इसमें प्रोविजन रहेगा। एनपीएस को काफी क्रिटिसाइज किया गया था और क्योंकि इस स्कीम में ओपीएस स्कीम के जैसा पेंशन नहीं मिल पाती थी, लेकिन ओपीएस स्कीम में भी गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम थी कि ये अनफंडेड होती थी जिसके लेके कोई कॉर्पस नहीं था और गवर्नमेंट को हर साल इसके लिए प्रोविजन करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये हर साल अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के बढ़ते जा रहे थे। पेंशन की लायबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही थी। को ध्यान में रखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा करके ये न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी। ये कुछ डाटा ऐसे हैं कि जो कि ये बताते हैं कि पेंशन का कितना बिल था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशन दी जाती थी 1990-91 में 3,272 करोड़ के करीब थी, जो कि
स्टेट गवर्नमेंट की 3,131 करोड़ ही थी, लेकिन 2020-21 में ये बढ़ करके 58 गुना बढ़ गई और 1,90,886 करोड़ रुपए के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी थी पेंशन की। वहीं स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी 125 टाइम बढ़ गई और जिसके बाद ये 3,86,000 करोड़ के करीब हो गई। इस लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस एनपीएस स्कीम को लागू किया गया था, लेकिन यूपीएस की स्कीम अब लाई गई है वो दो ढंग से अलग है। एक तो यूपीएस में एश्योर्ड पेंशन मिलेगी और दूसरी तरफ एम्प्लॉय को अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। पहले ये था कि एनपीएस में एम्प्लॉय 10% कंट्रीब्यूट करता था और सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, तो 10% कंट्रीब्यूशन से सफिशिएंट फंड नहीं बन पाता था, जिसकी वजह से पेंशन भी अच्छी नहीं बन पाती थी। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 10% से बढ़ा करके 14% कर दिया था 2019 में। लेकिन इस 14% बढ़ाने के बाद भी ये कोई श्योरिटी नहीं थी कि वो ओपीएस के मुकाबले अच्छी पेंशन मिल पाएगी 2004 के बाद के जो एम्प्लॉय थे उनको। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और साथ ही उसमें डीए भी नहीं मिल पाता, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को ये यूपीएस की स्कीम लानी पड़ी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि जो एनपीएस की स्कीम चलती है उसके लिए जो कॉर्पस इकट्ठा होता है वो गवर्नमेंट कई फंड मैनेजर के थ्रू इसको इन्वेस्ट करती है, जो कि शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट होता है। उन इन्वेस्टमेंट पर अलग अलग फंड मैनेजर अलग अलग यील्ड प्रोवाइड करते हैं। इनमें से जो मेजर फंड मैनेजर हैं वो एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, टाटा और मैक्स इत्यादि हैं। एनपीएस स्कीम में जब इन फंड मैनेजर के पास इन्वेस्टमेंट होती थी तो उसमें जो भी कॉर्पस क्रिएट होता था उसको फिर एक पार्ट उसका पेंशन के लिए और दूसरा पार्ट वो विड्रॉल की कंडीशंस थी। तो जो पेंशन वाला पार्ट था वो फिक्स इन्वेस्टमेंट हो जाती थी, तो उसमें केवल फिक्स पेंशन ही मिलती थी, उसमें डीए का प्रोविजन नहीं था। तो अब इस नई स्कीम में डीएनएस अनाउंस भी दिया जाएगा, डीएनएस रिलीफ भी मिलेगा और साथ में 50% एश्योर्ड पेंशन भी होगी। तो इसके एनपीएस की स्कीम के मुकाबले यूपीएस की स्कीम कई गुना बेहतर है। अभी अपोजिशन द्वारा ये ज्यादातर क्रिटिसाइज करवाया जा रहा था सरकार को कि एनडीए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के फेवर में नहीं है, लेकिन जहाँ तक 1 रैंक 1 पेंशन आर्मी में इंट्रोड्यूस किया है वो एनडीए गवर्नमेंट द्वारा ही की गई है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अब ये अच्छी स्कीम लाई गई है। तो इससे न केवल एश्योर्ड पेंशन मिलेगी बल्कि उसमें डीए का डीआर भी मिलेगा और साथ ही उसमें एम्प्लॉयज को अपना जो इन्वेस्टमेंट की गई है उस पर एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। एनपीएस स्कीम की कमियों के कारण बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट में ओपीएस स्कीम के लिए मांग चल रही थी एम्प्लॉयज की। उसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने टीवी सोमनाथन जब फाइनेंस सेक्रेटरी थे 2023 में, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई थी और जो आज के डेट में कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए हैं, तो उन्होंने अपने 100 के करीब मीटिंग करी और उसके बाद अपने रिकमेंडेशन बनाई थी कि ये यूपीएस की स्कीम चलाई जाए, जो कि एनपीएस के मुकाबले कई गुना बढ़िया होगी और ओपीएस जैसी ही होगी। यद्यपि ये यूपीएस स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन इसमें जो एनपीएस स्कीम में 2004 से शामिल हुए हैं उन लोगों को भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं और उनको कोई कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी। जो इस दौरान रिटायर भी हो गए हैं तो उनको भी इसका फायदा मिलेगा, उसका एरियर दे दिया जाएगा, उनको जो ये स्कीम के पूरे फीचर्स हैं उनका फायदा मिलेगा। दोस्तों, इस स्कीम को लागू करने के लिए सरकार को 800 करोड़ का खर्चा एरियर का पेमेंट करने के लिए करना पड़ेगा और सालाना 6,250 करोड़ के करीब पहले साल में खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये खर्चा हर साल बढ़ता जाएगा क्योंकि इसमें सरकार ने अब जो सरकार की तरफ से 14% कंट्रीब्यूशन है 18.5% कर दिया और इसमें एक्चुअल रिव्यू का भी प्रोविजन है। जब हर तीसरे साल एक्चुअल रिव्यू होगा और उसके बाद यदि कोई जो एडिशनल फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी। इस तरह से इस स्कीम को काफी अच्छा बनाया गया है और उम्मीद है कि जो भी सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे, इस यूपीएस की स्कीम के आने के बाद अपने
को संतुष्ट समझेंगे और इस स्कीम का स्वागत करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें कर्मचारियों को अपनी तरफ से कोई एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं करना, लेकिन उनको पूरी तरह से पुरानी स्कीम जैसे ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि इस स्कीम के फीचर्स काफी कर दिए गए हैं, जो कि एनपीएस स्कीम के मुकाबले काफी बेटर है, और सभी सरकारी कर्मचारियों को जो एनपीएस के अंदर कवर होते थे उनको ऑप्शन दी जाएगी कि वो नई स्कीम में ऑप्ट करके उसमें शामिल हो जाएं। उनको अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन एडिशनल नहीं देना पड़ेगा और उनको एश्योर्ड 50% पेंशन मिल जाएगी अपने रिटायरमेंट वाले साल के 12 महीने के एवरेज सैलरी का 50% मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर ये पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की पेंशन की स्कीम के बारे में या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक की स्कीम के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में आपको जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।